बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के जो बच्चे हैं बायोलॉजी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार यूपी बोर्ड का। तो उनके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे बुक से, जो कि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हम आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है कि आपके बाहर से नहीं आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इससे आपके 10 से 12 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। दोहरा निषेचन को हमें परिभाषित करना है। देखिए, आवृतबीजी पौधों में संयुग्मक तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से निषेचन कहते हैं। किसको? देखिए, आवृतबीजी पौधों में संयुग्मक और त्रिसंलयन, ठीक है। संयुग्मक और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से, उनको सम्मिलित किया जाए तो सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, ठीक। हमें बताना है कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है, विपुंसन क्या है। तो देखिए विपुंसन क्या है। द्विलिंगी पौधों में, द्विलिंगी पुष्पों में, ठीक है। द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व, द्विलिंगी पुष्पों में जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें पराग स्फुटन से पूर्व, पराग स्फुटन से पहले पुंकेसर को पृथक करना, पराग स्फुटन से पहले पुंकेसर को पृथक करना ही विपुंसन कहलाता है। पृथक यानी अलग अलग करना पुंकेसर को, ठीक है, विपुंसन कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा, किन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखिए, ठीक है। दो आभासी फलों का नाम लिखना है। तो आभासी फल पहला हमारा हो जाएगा सेब और दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसल फल किसे कहते हैं, ठीक है। मांसल फल किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गुद्देदार, ठीक है। यानी सीधा जानिए कि जिन फलों में फल भित्ति क्या होती है, गुद्देदार होती है, ठीक। रस से भरा हुआ या फिर गुद्देदार होती है, वे मांसल फल कहलाते हैं। तो मांसल फल में आपके क्या आ जाएंगे, आम आ जाएंगे, ठीक है। आम मांसल फल कहलाएगा क्योंकि वो रस से बिल्कुल भरा हुआ और गुद्देदार फल है, ठीक। तो याद रखिएगा, मांसल फल किसे कहते हैं, जिन फलों में फल भित्ति गुद्देदार होती है उसे मांसल फल कहते हैं। देखिए अगला है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसका क्या कार्य है। देखिए, टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिटम क्या होती है, पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है, यानी सबसे अंदर की परत होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। जो विकासशील पराग कण होते हैं उनको क्या करती है टेपिटम, पोषण देती है। जैसे कि एक बच्चे को जो है कि उसकी माँ के प्लेसेंटा से, ठीक है, नाभि से उसको क्या मिलता है, भोजन पानी सब मिलता है, भोजन मिलता है, उससे उसका विकास होता है। उसी तरह से पौधों में क्या होता है, टेपिटम होता है, ठीक। उसी टेपिटम के द्वारा विकासशील पराग कणों को पोषण मिलता है। जैसे सेम जानिए कि जिस प्रकार से माता के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है, उसी तरह से पौधों में क्या होता है, टेपिटम से पोषण मिलता है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो सघन जीव द्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, ठीक। एक से अधिक केंद्रक से युक्त होती है ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा टेपिटम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त चक्र क्या है, ठीक है। देखिए आवर्त चक्र क्या है। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। मादाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक। मादाओं में अंडाणु का निर्माण हर 28 दिन के चक्र में होता है, ठीक है। हर 28 दिन के अंतराल में मादाओं में जो है कि अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे आवर्त चक्र, ऋतुस्राव या फिर मासिक धर्म कहते हैं।
प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में ये क्या होता है, प्रत्येक स्त्री में जो है कि 12 से 13 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र आना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र जो है वो 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो चक्र मासिक चक्र होता है वो अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो चुका है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। ठीक है, जब अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है कि एक मादा जो होती है, एक महिला जो होती है वो गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। वो उस वक्त जो है कि गर्भ धारण कर सकती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। इसका नियमन 2 ही हार्मोन्स करते हैं जिनका नाम है LH हार्मोन्स और दूसरा है FSH हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवर्त चक्र। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है स्वपरागण के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, स्वपरागण के 2 लाभ लिखिए। पहला लाभ क्या है, पराग कणों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखिए स्वपरागण में जो है कि पराग कणों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा है स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है। ठीक, स्वपरागण यानी कि सीधा समझिए कि अपनी ही जाति के लोगों से विवाह कराना आसान होता है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है, स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा है परागण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक, तो देखिए परागण किसे कहते हैं, लिखेंगे पराग कणों का पुंकेसर से, पराग कणों का जो है कि पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों का पुंकेसर से उठ कर के जो है कि वर्तिकाग्र, ठीक है, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण बोला है, देखिए उदाहरण हम लिखेंगे टमाटर के पौधे। ठीक है, टमाटर के पौधे का पराग केवल दूसरे टमाटर के पौधे या अपने आप को परागित कर सकता है। टमाटर के पौधे का पराग, ठीक है, टमाटर के पौधे का जो परागकण होता है वो केवल दूसरे टमाटर के पौधे यानी अपनी ही जाति के दूसरे लोग, केवल दूसरे टमाटर के पौधे या अपने आप को परागित कर सकता है। यानी टमाटर का जो पुष्प है उसी पौधे के दूसरे पुष्प से परागित होगा या फिर उसी जाति के दूसरे पौधे से परागित होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपरागण की 2 हानियाँ लिखिए। स्वपरागण से क्या हानि है, उस हानि को हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्वपरागण से बने बीज कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, स्वपरागण से जो बने बीज होते हैं वो स्वपरागण से बने बीजों की मात्रा कम होती है। और दूसरा, ये बीज छोटे और हल्के होते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण के जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखने हैं जो शुक्राणुओं को क्या करता हो, पोषण प्रदान करता हो। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हमें बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 46 होते हैं, जो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं।
ठीक है, ऐसे ही आप लिखिएगा। क्या दिया है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या तो 46 होता है, लेकिन ये जोड़े में जो है कि 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अगला, दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो देखिए, स्त्री के स्तन ग्रंथियों में, स्त्री के जो स्तन होते हैं, ठीक है, उनके स्तन जो होते हैं, उन स्तन की ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान, यानी जब वो गर्भ धारण करती हैं उसी के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। उनके स्तन में जो है कि जब एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो उसके स्तन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और सगर्भता के अंत तक, ठीक है, सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। सगर्भता यानी जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसी को बोला है कि सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। जो स्तन होता है, उन स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या फिर लैक्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दुग्ध श्रावण कहते हैं या फिर लैक्टेशन भी कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है IVF तथा GIFT का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, IVF और GIFT का पूरा रूप बोलेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, रूप का मतलब कि फुल फॉर्म लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए, IVF यानी पात्रे निषेचन। IVF का मतलब क्या होता है, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और GIFT यानी युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट, G से गैमेट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन, T से ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, IUD का पूरा रूप लिखिए। देखिए, इसका भी फुल फॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको आप याद करके ही जाइएगा। ठीक है, IUD का पूरा रूप देखिए, IUD अंतःगर्भाशयी यंत्र, अंतःगर्भाशयी यंत्र यानी देखिए क्या होगा, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, GIFT और MTP का पूरा रूप लिखिए। GIFT और MTP का पूरा रूप लिखिए। तो देखिए, लिखेंगे GIFT का मतलब क्या होगा, देखिए, युग्मनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, युग्मनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण। अब इसका इंग्लिश नेम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखेंगे MTP का पूरा रूप। देखिए, MTP का देखिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसका हिंदी है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखना है। तो गर्भ निरोधक में आपका आ जाएगा मालाडी। ठीक है, मालाडी आएगा, लेकिन क्या लिखेंगे, देखिए, लिखेंगे गर्भ निरोधक साधन को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, गर्भ निरोधक साधन को निम्न श्रेणियों में जो है कि वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक के द्वारा, IUD यानी कॉपर टी, इंजेक्शन, गोलियां, योनि रिंग, नसबंदी आदि। ठीक है, अगर देखिए किसी का क्या होता है कि कोई जो है कि लेट से बच्चा पैदा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, IUD यानी कॉपर टी के प्रयोग से क्या होगा कि जब आप चाहेंगे तभी आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए कॉपर टी होता है। और गर्भ निरोधक गोलियाँ पूछा है तो वो है हमारा मालाडी, ठीक है। मालाडी हमारा गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसव किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसव किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए शिशु का जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, शिशु जब जन्म लेता है तो उस जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं, ठीक। सिंपल से एक भाषा में एक लाइन में, शिशु का जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। मानव में किन्हीं दो, सिर्फ दो ही लिंग संलग्न रोगों के नाम। लिंग संलग्न कौन कौन से हैं मानव में, वर्णांधता तथा हीमोफीलिया, ठीक है। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न दो व्याधियां हैं। आपसे पूछ सकता है कि मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न व्याधियां लिखिए, ठीक है। व्याधियां मतलब क्या होता है, रोग ही होता है, तो इसीलिए हमने आंसर में आपको व्याधियां लिख के बताया है। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया लिंग संलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न दो व्याधियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों बनाया जाता है, ठीक है। वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों बनाया जाता है, तो देखिए क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अगला है, टर्नल एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। टर्नल और क्लाइनफेल्टर, टर्नल एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए टर्नल सिंड्रोम में जो है कि 45 होती है गुणसूत्रों की संख्या, 22 जोड़े प्लस एक्स और ओ, ठीक है। और क्लाइनफेल्टर में 47 होती है, 22 जोड़े प्लस एक्स और वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। ऐसे एंजाइम का नाम लिखना है जो क्या करता है, डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगला है, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। उसके बाद आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडॉन लिंक होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन लिंक होते हैं, तो 64 कोडॉन लिंक होते हैं। अगला है, HIV का पूरा रूप लिखिए यानी पूरा नाम। तो क्या होगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया जो रोग होते हैं उनके कारक लिखने हैं और वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखे हैं। तो कारक हो जाएगा वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ठीक है, और वाहक हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, ठीक है। टाइफाइड बुखार जो होता है वो किस जीव से उत्पन्न होता है, तो देखिए टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड क्या है, जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है, मलेरिया रोग का संचरण किस रोग के कारण होता है। मलेरिया जो रोग है उसका संचरण किस रोग के कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग का संचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अफीम क्या है, ठीक है। अफीम क्या है, अफीम मादक
एल्केलाइड है, ठीक है। अफीम मादक एल्केलाइड है, ठीक है। उसके बाद अगला है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वाहित मल क्या है, ठीक है। वाहित मल क्या है, तो देखिए वाहित मल क्या है, लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे पदार्थ, मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त, ठीक। मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल को वाहित मल कहते हैं। अगला है दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है। दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस जो है कि दूध से दही बनाने में मदद करता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। अगला है पुनर्योगज, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का कोई दो उपयोग लिखिए। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का कोई दो उपयोग लिखना है, ठीक है। तो पहला उपयोग हो जाएगा हमारा जीन को पृथक कर उसमें निहित संकेत की व्याख्या की, अभिव्यक्ति की क्रिया विधि के बारे में जानकारी होती है। किसके बारे में, जीन को पृथक कर यानी जीन को अलग करके उसमें निहित संकेत, उसमें जो संकेत मिलते हैं संकेत की व्याख्या की, जो संकेत होते हैं उनकी व्याख्या की, अभिव्यक्ति की क्रिया विधि के बारे में, व्याख्या की अभिव्यक्ति की क्रिया विधि के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा है इसके प्रयोग से जीव के डीएनए में, ठीक है। इसके प्रयोग से प्रौद्योगिकी जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी है, इसके प्रयोग से जीव के डीएनए में अन्य जीव के विशेष जीन को निकालकर, डीएनए में क्या बोला है, अन्य जीव के, किसी अन्य जीव के विशेष जीन को, अन्य जीव में से क्या करना है, जीन को निकाल करके जोड़ने संभव हुई है, ठीक है। जीन के विशेष जीन को निकालकर जोड़ने में संभव हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस के मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गोल्डन राइस में जो है कि किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन ए की। गोल्डन राइस में जो है कि विटामिन ए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखना है, तो आनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन सा होगा, बीटी कपास। बीटी कपास जो है कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, ठीक है। अगला है पीसीआर का पूरा नाम। पीसीआर का पूरा नाम क्या होगा, देखिए पीसीआर पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम है। अगला है किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखना है, डॉली यानी भेड़। भेड़ जो है कि परजीवी जंतु है, ठीक है। अगला है कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण। कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण, पहला होगा फसल खेत और दूसरा जल जीवशाला, ठीक है। पहला होगा फसल यानी खेत और दूसरा जल जीवशाला। अगला है किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। कोई दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखने हैं। पहला है भारत में पूर्वी हिमालय और दूसरा वेस्टर्न घाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्षति के दो उदाहरण बताइए, ठीक है। जैव विविधता क्षति होने के दो उदाहरण, पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना तथा प्राकृतिक आवासों का विखंडन। क्या है पहला, प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, ये क्षति है। प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और प्राकृतिक आवासों का विखंडन, विखंडन यानी प्राकृतिक आवास बट जाना, ठीक है। दूसरा है प्रदूषण तथा विदेशी जातियों का आगमन। प्रदूषण और विदेशी जो जातियां हैं उनका आगमन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के
दो उद्देश्य लिखिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के दो उद्देश्य लिखना है। पहला उद्देश्य है स्थानीय जातियों, उपजातियों तथा किस्मों की जनसंख्या बनाए रखना। ठीक है, स्थानीय जातियों, उपजातियों और किस्मों की जनसंख्या को बनाए रखना। और दूसरा है बाह्य प्रजातियों के प्रवेश को रोकना है। जो बाहरी प्रजातियां हैं उनकी प्रवेश को क्या करना, रोक देना, कि बाहरी प्रजातियां न आ सके। ठीक, तो ये हमारा हो गया पूरे बुक से जो है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके अति लघु से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।